प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन बीएससी पार्ट सेकंड की डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण अपन पढ़ रहे थे। अपन बात कर चुके थे कि प्रथम कोटि व प्रथम घात की जो अवकल समीकरण होती है उसको अपन किस प्रकार सोल्व करते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है। रेखिक अवकल समीकरण का मतलब क्या होता है पहले अपन बात कर चुके हैं। वह समीकरण जिसमें आश्रित चर, वह समीकरण जिसमें आश्रित चर व उसके अवकलज प्रथम घात में हो वो क्या कहलाती है, रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। फिर रेखिक का मतलब क्या होता है, लीनियर। अगर रेखिक समीकरण की अपन बात करें तो ऐसा समीकरण जिसका ग्राफ क्या होना चाहिए, एक रेखा के समान होना चाहिए। जैसे x की घात 1 y की घात 1, तब उस समीकरण को अपन कहते हैं रेखिक समीकरण। उसी प्रकार अगर अपन बात करें रेखिक अवकल समीकरण की तो वह समीकरण जिसमें आश्रित चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाती है, रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे अपन बात करें इस अवकल समीकरण की बात करें d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू अपन ले लिया x²। तो जिसके सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं वो तो क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो x है वो तो क्या है, स्वतंत्र चर है। और जिसका अपन अवकलन करते हैं वो क्या होता है, आश्रित चर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें आश्रित चर व उसके अवकलज दोनों की घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आश्रित चर यहाँ पे y है तो y की घात भी 1 होनी चाहिए और dy/dx की भी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। घात है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऑर्डर ज्यादा हो सकता है, ऑर्डर ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसी समीकरण जिसमें आश्रित चर व उसके अवकलज दोनों की घात 1 होती है वो क्या कहलाती है, रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। अब यहां अपन बात करें अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या है, यानी d2y/dx2 इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहां जैसे मान लो 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो जो डेरिवेटिव्स हैं उनके जो कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तब वो कहलाती है अचर गुणांकों की रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। तो सबसे पहले अपने को पहचानना है कि अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है या नहीं। यानी आश्रित चर और उसके अवकलज दोनों की घात 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, ऑर्डर ज्यादा हो सकता है, साथ में गुणांक है वो क्या होने चाहिए, अचर होने चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण। अब अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण की अगर अपन बात करें, सपोज जैसे ये अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है d2y/dx2 प्लस 5 dy/dx इज इक्वल टू अपन ने ले लिया x²। अब यहां पे अगर अपन देखें तो देखो d2y/dx2 की भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये रेखिक अवकल समीकरण है। गुणांक अचर है, इसका मतलब ये अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है। सबसे पहले इसको अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, d/dx की जगह मैं कैपिटल D ऑपरेटर काम में ले रहा हूं, तो इसको अपन लिख सकते हैं d2 प्लस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा x²। d/dx की जगह मैंने लिखा है कैपिटल D लिखा है, d/dx की जगह कैपिटल D ऑपरेटर काम में ले रहे हैं। अब यहां पे अगर अपन देखें तो ये तो देखो d का फंक्शन हो गया, y हो गया, इधर केवल x का फंक्शन हो गया। तो अचर गुणांकों का जो रेखिक अवकल समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। अचर गुणांकों का जो रेखिक अवकल समीकरण होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, यहाँ d का फंक्शन होगा, यहाँ पे y होगा, इधर केवल x का फंक्शन होगा। इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका जो व्यापक हल होता है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू होता है CF प्लस PI। CF का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यानी इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, व्यापक हल होता है, उसके लिए अपने को दो चीजें ज्ञात करनी होती है, एक CF ज्ञात करना होता है, एक PI ज्ञात करना होता है। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड अगर 0 है तो केवल उसका अपने को CF निकालना पड़ेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में भी अगर कोई फंक्शन दे रखा है तब अपन क्या करेंगे, उसका PI भी निकालेंगे। तो कोई भी अवकल समीकरण है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अपने को CF भी निकालना पड़ेगा, PI भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ये बात कर रहे हैं कि CF अपन कैसे निकालते हैं, पूरक फलन अपन किस तरीके से निकालते हैं। पूरक फलन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सहायक समीकरण लिखते हैं। पूरक फलन निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं अपन सहायक समीकरण लिखते हैं।
एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। सहायक समीकरण लिखने का क्या तरीका है, यहाँ जो डी का फंक्शन होता है उसमें डी की जगह एम करके उसको 0 के बराबर रख देते हैं, एफ एम बराबर रख देते हैं 0। फिर यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, फिर यहाँ से इसको सोल्व करके एम के मान ज्ञात करते हैं, एफ एम बराबर 0 रखते हैं, इसको सोल्व करके एम के मान ज्ञात करते हैं, एम के मान ज्ञात करते हैं। मान लो एम के मान आ गए वास्तविक और भिन्न भिन्न, एम के मान आ गए वास्तविक व भिन्न भिन्न। सबसे पहले एफ एम बराबर 0 को सोल्व करके अपन एम के मान ज्ञात करेंगे, तो वहां पे 3 स्थितियां संभव हो सकती हैं। एम के मान वास्तविक और भिन्न भिन्न हो सकते हैं, एम के मान वास्तविक व समान हो सकते हैं, एम के मान काल्पनिक हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं एम के मान वास्तविक और भिन्न भिन्न हो, जैसे एम बराबर हो मान लो m1 हो, m2 हो, m3 हो, तब इसका जो CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, उसका लिखने का फॉर्मूला होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। यानी जो भी m के मान आएंगे वो अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। सेकेंड केस है यदि m के मान वास्तविक व समान हो, m के मान वास्तविक व समान हो, जैसे m बराबर आ रहा है मान लो m1 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 आ रहा है, तब CF लिखने का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर e की पावर m1x। यानी m के मान वास्तविक व समान हो तब CF लिखने का ये फॉर्मूला होता है। यदि m के मान काल्पनिक हो, m के मान काल्पनिक हो, जैसे m बराबर आ रहा है मान लो m बराबर हो गया m अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ रहा है, तब इसका CF लिखने का फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो सबसे पहले अपने को ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड अगर 0 है तो केवल अपने को CF निकालना पड़ेगा। CF निकालने के लिए अपन एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, फिर इस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। तो एक इससे संबंधित अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये एग्जांपल अपन कर रहे हैं डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 6 d2y dx प्लस 11 dy अपॉन dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन ये देखेंगे ये अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है या नहीं, या कौन सा समीकरण है, सबसे पहले वो अपने को देखना है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं x है वो स्वतंत्र चर है, y है वो आश्रित चर है। सब जगह अपन देख रहे हैं y और उसके जो अवकलज है सबकी डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है, घात 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है। तो सबसे पहले लिख देंगे जो कि अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स की जगह अपन कैपिटल डी ऑपरेटर काम में लेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स की जगह कैपिटल डी लिखेंगे तो ये बनेगा डी क्यू माइनस 6 d2 प्लस 11 d माइनस 6 y इज इक्वल टू 0, ये आएगा। अब हल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका पूरक फलन निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। और पूरक फलन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी सहायक समीकरण लिखते हैं। सहायक समीकरण का फॉर्मूला होता है एफ एम इज इक्वल टू 0, यानी ये देखो डी का फंक्शन हो गया, तो एफ एम इज इक्वल टू 0 का हम लोग डी की जगह एम कर देंगे इसमें, तो एम क्यूब माइनस 6 एम स्क्वायर प्लस 11 एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये 3 घात का बहुपद बन रहा है, 3 घात का समीकरण है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। अब इसके फैक्टर करने के लिए अपन m बराबर 1 रख के देखेंगे, माइनस 1 रख के देखेंगे किससे इसका फैक्टर बन रहे हैं। तो m बराबर अगर 1 रखेंगे तो m बराबर 1 रखने पे कितना बन रहा है, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, यानी m बराबर 1 से ये संतुष्ट हो रहा है और m बराबर 1 से ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब m माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो m माइनस 1 को अपन 3 जगह लिख लेंगे, m माइनस 1, m माइनस 1, m माइनस 1। अब वापिस यही समीकरण बनाएंगे तो m स्क्वायर से गुणा कर दिया,
एम क्यूब आ गया माइनस एम स्क्वायर आ गया, अपने को चाहिए माइनस की 6m स्क्वायर, तो इसको माइनस की 5m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस की 6m स्क्वायर आ गया, ये प्लस का 5m आ गया, प्लस का 5m आ गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m माइनस 1 इससे कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से ये बनेगा m माइनस 1, इसके फैक्टर करेंगे, ये बनेगा m माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यहां से m बराबर हो जाएगा 1 2 3। अब m के जो मान आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न आ रहे हैं, तो CF कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x। राइट हैंड साइड 0 है तो PI 0 हो जाएगा, अतः इसका व्यापक हल कितना हो जाएगा, अतः व्यापक हल y इज इक्वल टू होता है CF प्लस PI होता है, PI 0 हो गया तो y इज इक्वल टू हो जाएगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x। तो प्यारे बच्चों आज अपन बात कर रहे थे अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण की। सबसे पहले अपने को अवकल समीकरण को पहचानना है, उसके बाद में d/dx की जगह अपन कैपिटल D लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। यहाँ d का फंक्शन होगा, यहाँ y होगा, इधर x का फंक्शन होगा। अगर x का फंक्शन है तब अपने को PI भी निकालना पड़ेगा, अगर x का फंक्शन नहीं है, राइट हैंड साइड में अगर 0 है तब अपने को केवल CF निकालना पड़ेगा। और CF निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो d का फंक्शन है उसमें d की जगह m कर देंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, m के मान निकालेंगे। m के मान जिस भी प्रकार के आते हैं, 3 केस अभी अपन ने देखे थे, तो उनमें से उसके अकॉर्डिंग उसका क्या करेंगे, CF लिखेंगे। थैंक यू।